हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके एग्ज़ाम में 100 to 100% ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था नॉर्थ सेट 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, काफ़ी उनमें से क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। जैसे कि अपन ने डीएसएसबी में भी सेशन चलाए थे, उनमें भी काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप हुए थे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ इन वीडियो में भी आपके क्वेश्चंस 100 to 1% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक बार इसको शेयर ज़रूर करना, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। चलिए बात करते हैं बिना देरी के। आप ये वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आरआरबी स्पेशल क्लासेस में ये जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर किसी के भी 3 को और 27 को डीएसएसबी के एग्ज़ाम थे वो कैंसिल हो गए हैं, अब आने वाली डेट को होने वाले हैं 13 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को होंगे। उसमें किसी को वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके डीएसएसबी स्पेशल क्लासेस और डीएसएसबी पेपर सॉल्यूशन जाके ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप होंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एक्सेप्ट। विच ऑफ दिस इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा जो एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है आयरन को, लेकिन ये को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स और कर्ड। तो आपका कर्ड जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल नहीं रहता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करवाता है, कर्ड है आपका। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। या फिर आपको ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ दिस इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, या तो आंवला हो गया आपका, सिट्रस फ्रूट हो गया, स्पर्स हो गया, ये तीनों ही होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस इज सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट। इनमें से सारे के सारे एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये को छोड़ के एक्सेप्ट, देखो ऑस्टियोपोरोसिस का, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा में नहीं देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये तीनों के तीनों आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, 100 to 1% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आरआरबी हो, चाहे आपके डीएसबी हो, चाहे आपके नॉर्थ सेट मेंस हो, सारे के सारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, आइडेंटिफाई द इमेज। आपको ये इमेज पहचाननी है और राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन में हार्मोनिक सिनर्जी दे रखा है, हार्मोनिक स्काल्पल दे रखा है और डिफिब्रिलेटर दे रखा है और मेडिकल हैंड पीस दे रखा है। तो आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, हार्मोनिक स्काल्पल है ये। और भी आप इमेज गूगल पे सर्च करके देख सकते हो हार्मोनिक स्काल्पल, लेकिन आपको सारी की सारी इमेज देखनी जरूरी है। देखो हार्मोनिक सिनर्जी की भी देख लेना, हार्मोनिक स्काल्पल की तो मैंने अभी बता दी है, डिफिब्रिलेटर की देख लेना और मेडिकल हैंड पीस की भी देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ, आइडेंटिफाई द इमेज। आपको ये इमेज पहचाननी है, किसकी है, कौन से कैथेटर की हैं या कौन से कैनुला की हैं, कौन सी ट्यूब की हैं। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये फॉली कैथेटर है। आइडेंटिफाई द इमेज, दिस इज़ द फॉली कैथेटर। 100 to 1% फॉली कैथेटर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या इसका नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है कि 3-वे ल्यूमन यूरिनरी कैथेटर हैं। अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है डियर फ्रेंड्स, 100 to 1% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर इज़ यूज्ड इन। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जो किस में यूज़ लिया जाता है, क्या लेरिंगेक्टोमी में यूज़ लिया जाता है, क्या थोरेकोटोमी में, या सिजेरियन सेक्शन में, या थायरॉयडेक्टोमी। तो ये आपके फोर्थ ऑप्शन में लिया जाएगा, मतलब थायरॉयडेक्टोमी में यूज़ में लिया जाता है। थायरॉयड ग्लैंड तब
थायराइड ग्लैंड को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तब ये इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है थायरॉइडेक्टोमी के दौरान, क्योंकि ये माउथ को आपका क्या करवाता है, वाइड करवाता है। ध्यान रखना, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान इस इंस्ट्रूमेंट का यूज लिया जाता है। द क्राइटेरिया फॉर लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी का क्राइटेरिया क्या है? अगर 2.5 kg से आपका बच्चा लेस देन है, 2.5 kg से कम है, तो वो आपका बेबी होगा LBW, मतलब लो बर्थ वेट होगा। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2.5 kg से कम है मतलब 2500 ग्राम हो गया आपका, 2500 ग्राम है, 2500 ग्राम है या 2.5 kg से कम है, तो वो आपका बेबी होगा LBW का लो बर्थ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, कॉपर टी 380 इज इफेक्टिव फॉर हाउ मैनी ईयर्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव। जो आपका कॉपर टी होता है 380, ये कितने साल तक आपका इफेक्टिव है कॉन्ट्रासेप्टिव में? तो सभी को पता है ये 10 ईयर्स तक इफेक्टिव रहता है। 10 ईयर्स तक इसको बदलने की ज़रूरत नहीं रहती है, पर 10 ईयर्स में इसको आप बदल सकते हो। दिस इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ 10 ईयर्स, बोल सकते हो कॉपर टी 380 10 ईयर्स है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये एक ब्लेड दी गई है, उसको आपको पहचानना है। आइडेंटिफाई द ब्लेड साइज, ये आपको ब्लेड की साइज़ को पहचानना है। क्या 22 नंबर की है, क्या 23 नंबर की है, क्या 24 नंबर की है, या क्या 25 नंबर की है? तो सभी को पता है ये आपकी 23 नंबर की ब्लेड साइज है। ब्लेड साइज इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, 100 to 1%। वो भी आपकी कौन सी होगी? 21, 22 और 23, ये एग्जाम में आपकी पूछे जाते हैं। इनकी साइज जरूर देखना आप। चलिए आगे बात करते हैं। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट FHS फेटल हार्ट साउंड, नेम दिस इंस्ट्रूमेंट। फेटोस्कोप होता है, ये सभी को पता है, इससे आप फेटल हार्ट रेट मेजर कर सकते हो। तो फेटोस्कोप है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डेफिनेशन पूछी गई है। प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्पेयर्ड सेरेब्रल सर्कुलेशन, डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन एंड सेरोटोनिन, डिटेरियोरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम। तो आपका क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। MS शॉर्ट फॉर्म है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ध्यान रखना। प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, माइस्थेनिया ग्रेविस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है आपका? असेंडिंग वीकनेस, असेंडिंग वीकनेस ये होता है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन से ऑप्शन में है देखते हैं आगे। तो 4th ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द असेंडिंग वीकनेस माइस्थेनिया ग्रेविस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन स्टेट्स दैट ही इज सेंट बाय ए हायर डाइटी गॉड, ही विल हेल्प अस ऑल एंड गाइड टू द वे टू गॉड। तो क्या द पर्सन स्टेट्स दैट ही इज सेंट बाय ए हायर डाइटी गॉड, ही विल हेल्प अस ऑल एंड गाइड टू द वे टू गॉड। तो वो अपने आप को एक पर्सन है जो अपने आप को सुप्रियडेंट समझ रहे हैं, मतलब गॉड की तरह समझ रहे हैं। तो वो कौन सा आपका डिसऑर्डर होगा? तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटीज होता है, भ्रम रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आपका इम्पोर्टेंट है, और ये आपका डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ये इम्पोर्टेंट है। परसिक्यूशन में क्या क्या रहता है आपका? PHCT रहता है, पॉइजनस, हार्म्ड, चीट और थ्रेट कर दिया है वो, उसमें ये उसको डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन आपका आंसर रहेगा। इसमें देखो, पर्सन को लगता है कि वो मेरे साथ पॉइजन, मेरे को जहर दे रहा है, हार्म्ड हो कर रहा है मेरे साथ में, चीट कर रहा है और थ्रेटनेड, उसको डर लगता रहेगा, तो वो आपका डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन रहेगा। ये हो गया आपका डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इंपॉर्टेंट है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इंपॉर्टेंट हैं। और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या रहती हैं कि
ऑल सोशल मीडिया उसी की बात कर रही हैं, उसको ऐसा लगता रहता है, वो आपका डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होगा। और डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, उसकी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसको देखने को मिलेंगे, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, द पर्सन स्टेट्स दैट ही इज सेंट बाय ए हायर डाइटी गॉड, ही विल हेल्प अस ऑल एंड गाइड टू द वे टू गॉड। ध्यान रखना, इसका आंसर डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोजेज इफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन डिसऑर्डर कॉल्ड रिकेट्स। तो किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? रिकेट्स। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। इम्पोर्टेंट है, थायमीन किसकी वजह से होता है? थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? डिक्रीज हो गया थायमीन, तो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलेगी। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी कौन से पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं? जो एल्कोहल ले रहे हैं लंबे टाइम से, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, ध्यान रखना, इससे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। देखे, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी किस में ज़्यादा देखने को मिलती हैं? जो एल्कोहलिक पर्सन हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनमें थायमीन की कमी रहती है, जिसके कारण वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच विटामिन डेफिशिएंसी में कोज नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा विटामिन जो कोज करता है नाइट ब्लाइंडनेस को? तो सभी को पता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती हैं? रिफाम्पिसिन हो गया, इथाम्ब्यूटोल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन या आइसोनियाज़िड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी के दौरान एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग हैं उसको अवॉइड किया जाता है, नहीं दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार इस पर दे देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो, डिहाइड्रेशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछे गए हैं और एक को छोड़ के एक्सेप्ट। ड्राई माउथ, आई एंड लिप्स, हेडेक एंड लाइट हेडेकनेस, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डार्क यूरिन, ये तो देखने को मिल रहा है। ड्राई माउथ हो गया, आई हो गया एंड लिप्स देखने को मिलता है। हेडेक एंड लाइट हेडेडनेस, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डार्क यूरिन, ये भी देखने को मिलता है। चलिए आगे और ऑप्शन क्या बोल रहा है? ड्राई एंड ब्रिटल नेल्स, ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ड्राई और ब्रिटल नेल्स ये आप में नहीं देखने को मिलेंगे, तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, ड्राई एंड ब्रिटल नेल्स नहीं देखने को मिलेंगे आपके डिहाइड्रेशन में। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? जो आपके ड्राई माउथ हो गया, आई हो गया और लिप्स देखने को मिलेंगे। हेडेक एंड लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेंगी। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डार्क यूरिन आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपकी ड्राई नेल्स और ब्रिटल नेल्स हो गए, ये देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, फेशियल फीचर ऑफ एडिसन डिजीज़ इंक्लूड। फेशियल फीचर क्या रहेगा आपके एडिसन डिजीज़ का? तो स्किन हाइपर पिगमेंटेड देखने को मिलेगी आपको। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, फेशियल फीचर आपकी एडिसन डिजीज़ में कौन सा होगा? स्किन आपकी हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन। तो फेशियल फीचर ऑफ एडिसन डिजीज़ इंक्लूड स्किन हाइपर पिगमेंटेशन। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर जरूर करना। ये क्वेश्चंस आपके 100 to 1% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। देखो, फेशियल फीचर ऑफ एडिसन डिजीज़ इंक्लूड स्किन हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा टेकिंग फूड करेक्टली एज पर हर डाइट प्लान। एक पेशेंट है एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ में फूड ले रहा है करेक्टली एज पर हर डाइट प्लान के अकॉर्डिंग, बट देयर वाज नो इंक्रीजेज इन वेट ऑब्जर्व, लेकिन उसका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। व्हाट विल बी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द अबव पेशेंट। इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इस पेशेंट के? एक पेशेंट है जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ में अपनी डाइट
करेक्टली ले रहा है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, उस पेशेंट को ऐसा लग रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? तो ऑब्जर्व पेशेंट वाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर अप टू 2 आवर्स, 2 आवर्स तक उस पेशेंट को, जब पेशेंट आपका मील ले रहा है उसके बाद में आपको 2 आवर्स तक उस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व पेशेंट वाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर अप टू 2 आवर्स, जब से वो खाना खा रहा है मतलब मील ले रहा है वहाँ तक से लेके 2 घंटे के बाद तक आपको उसको ऑब्जर्व करना है। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट ऑफ द रिवेल्स, एक ऑब्स्टेट्रिकल प्रेजेंटेशन दे रखा है। दिस इज हर थर्ड प्रेगनेंसी, हर फर्स्ट चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एट 38 वीक्स, हर सेकेंड चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एट 34 वीक्स, कैलकुलेट द GTPAL स्कोर। इम्पोर्टेंट है, गटवाल का पूछा गया है। देखो ग्रेविडा आपका नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी, जो प्रीटर्म प्रेगनेंसी होती है, यहाँ से अबॉर्शन होगा आपका, ए का मतलब अबॉर्शन और एल का मतलब लाइव बर्थ। तो देखते हैं, ये देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, दिस इज़ हर थर्ड प्रेगनेंसी, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है आंसर, तो G3 होगा। थर्ड प्रेगनेंसी, कितनी प्रेगनेंसी है? थर्ड है, तो G3 किस में है? सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी पे टर्म प्रेगनेंसी यहाँ पे कितनी दे रखी है? 38 वीक, तो टी आपका हो जाएगा, तो 38 वीक क्या दे रखी है आपकी टर्म प्रेगनेंसी, तो टी हो जाएगा आपका 1, सभी में 1 1 दे रखा है। ये एक फोर्थ ऑप्शन है 2 दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन को अपन को हटा देना है, तो बच्चे अपन के पास में 3। पी टर्म प्रेगनेंसी कितनी दे रखी हैं? 1 दे रखी हैं, पी का मतलब 1। ये देखो हर सेकेंड चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एट 34 वीक्स, ये देखो 34 वीक्स प्री टर्म प्रेगनेंसी यहाँ पे आपको दे रखी हैं। आगे अपन बात करते हैं GTPA अबॉर्शन, यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा है, तो अबॉर्शन आपका 0 रहेगा, तो 0 किस में है? इसमें और इसमें है, तो थर्ड ऑप्शन को भी अपन को हटा देना है। आगे बात करते हैं, आपका रहेगा L मतलब लाइव बर्थ, तो लाइव बर्थ कितने रहेंगे आपके? 2 रहेंगे। ये भी है ना प्री टर्म प्रेगनेंसी और टर्म प्रेगनेंसी वाला, ये 2 रहेंगे आपके, तो सेकंड आपको ऑप्शन राइट होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है गटवाल का 100 to 1% ये पूछा जाता है। देखो इजीली तरीके से मैंने आपको बताया कैसे क्या सॉल्व करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे अपन को क्या रखनी है, वैल्यूज़ रखनी है, तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, इसमें तो सभी के सभी सिमिलर मिल रहे हैं, मतलब 3 से 4 अंक यहाँ पे सिमिलर मिल रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन में 1 से 2 अंक की सिमिलर मिलते हैं, तो आपको वहाँ से जल्दी जल्दी से ऑप्शन को हटा देना है। ध्यान रखना, ऐसे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स फॉर एडल्ट्स। ये ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स फॉर एडल्ट्स के लिए यूज़ में लिया जाता है, कौन सा है? ग्लासगो कोमा स्केल, सभी को पता है, ये भी नहीं होता है। पेन असेसमेंट स्केल, ये भी नहीं है। डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। जो बर्निक्स आपका ऑजर टेस्ट की टेस्ट होता है, वो आपका ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स और एडल्ट्स के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं 22, एट व्हाट टाइम इज़ द इंसुलिन पीक एफिकेसी इफ नर्स एडमिनिस्टर इंसुलिन एट 9 AM। तो देखो पीक लेवल इंसुलिन का कब होगा? जब इंसुलिन आपका 9 AM पे लगाया जा रहा है, तो पीक आपका 12 PM होगा आपका। ध्यान रखना 12 PM पे आपका इंसुलिन पीक लेवल पे होगा, क्योंकि 3 से 4 आवर्स इसका मेंटेनेंस रहता है। 3 से 4 आवर्स में ये इसका बोल सकते हैं कि इसका पीक लेवल होने में लगता है, टाइम लगता है, तो 12 बजे इसका पीक लेवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इनफिल्ट्रेशन कूल एंड एलिवेशन पोर्शन एट फ्लूइड स्टेट। देखो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है कूल एंड एलिवेशन पोर्शन एट फ्लूइड स्टेट, जहाँ पे फ्लूइड इनफिल्ट्रेट हुआ है वहाँ से एलिवेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ से एरिया में एलिवेशन पोर्शन देखना मिल रहा है और कूल लग रहा है, तो ऑप्शन क्या होंगे इसका? तो ऑप्शन है ट्रांसुडेट, इन्फ्लामेशन, एडिमा, बोथ ए एंड बी, मतलब 1 और 2 ये
नहीं होंगे आपकी, ट्रांसुडेट इन्फ्लामेशन नहीं है। देखो कूल, मैंने अभी बताया कूल हो रहा है आपका, और जो एडिमेटस मतलब बोल रहे हैं कि एलिवेटेड हो रहा है आपका पोर्शन, तो वो आपका एडिमेटस का होगा, मतलब एडिमा का होगा, वो इंडिकेट करेगा एडिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। A nurse is taking care for the patient with fluid electrolyte imbalance. She notices that there is a redness around the IV cannula. After touching, she found out that there is tenderness and IV flow is also decreased. What is correct interpretation of the following condition and the action? देखो जी, एक आईवी साइट है, एक पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पेशेंट है, वहाँ पे आईवी साइट है, वहाँ आईवी साइट की तरह रेडनेस देखने को मिल रहा है, मतलब आईवी साइट के वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आईवी कैनुला लगा हुए हैं, वहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिल रहा है और टेंडरनेस देखने को मिल रहा है, और आईवी फ्लो क्या हो रहा है, आल्सो डिक्रीज हो रहा है। तो करेक्ट इंटरवेंशन आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस आईवी फ्लूइड को क्या करवाना है, आपको स्टॉप करवाना है और कैनुला को रिमूव करना है। तो कौन से ऑप्शन में है ये आपके, देखो द फाइंडिंग इज ए नॉर्मल आफ्टर कैनुलेशन, नहीं रेडनेस नहीं देखने को मिलता है कैनुलेशन में, और इडिम ये टेंडरनेस जैसे इडिमा हो गया वो भी नहीं देखने को मिलता है। कंटिन्यू द आईवी फ्लो, नहीं ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, देयर इज सेप्सिस, नहीं स्टॉप द आईवी फ्लो रिमूव कैनुला, ये भी नहीं, सेप्सिस नहीं देखने को मिलता है। द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, ये क्या हो रहा है, फाइंडिंग एबनॉर्मल होता है। देयर इज फेलेबाइटिस, वेन में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, फेलेबाइटिस, फेलेबाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, दैट इज कॉल्ड एज फेलेबाइटिस। स्टॉप द आईवी फ्लो, आईवी फ्लो को क्या करना है, स्टॉप करना है और रिमूव करना है आपके कैनुला को। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी अपन पढ़ लेते हैं, द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल, वेट फॉर फिजिशियन टू प्रोवाइड यू टू ऑर्डर, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। व्हाट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर एन इन्फेंट CPR, तो इन्फेंट CPR के लिए कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो कितना रहता है, 2:2 आपका वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशियो रहता है इन्फेंट में, ध्यान रखना। इन्फेंट का भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 2:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ऑल आर ट्रू अबाउट फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट, दो ऑल आर ट्रू अबाउट फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन, फेब्राइल सीजर में सारे के सारे ट्रू देखने को मिल रहे हैं, एक्सेप्ट एक आपको गलत देखने को मिलता है फेब्राइल सीजर के बारे में। देखो एडमिनिस्टर PCM एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फेब्राइल सीजर, तो फेब्राइल सीजर में आपको PCM एडमिनिस्टर करना है, यस दिस इज़ द राइट। रिस्क ऑफ इंजरी रहने के चांसेस रहते हैं फेब्राइल सीजर से, यस वहाँ से आपको फर्नीचर्स रिमूव करने हैं, और सेरेब्रल हाइपोक्सिया इज़ एविडेंट, ये भी देखने को मिलता है, और यंग एज इज़ नॉट ए मेजर रिस्क ऑफ फैक्टर, नहीं ये नहीं हो सकता है, कई बार फेब्राइल सीजर यंग एज में भी देखने को मिल सकता है। तो एडमिनिस्टर PCM एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फेब्राइल सीजर, रिस्क ऑफ इंजरी, सेरेब्रल हाइपोक्सिया इज़ एविडेंट, ध्यान रखना। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो, ये इमेज आपको पहचाननी है और बताना है आपको कौन सी कंडीशंस दे रखी हैं, या टीनिया कॉर्पोरिस की है, या बेड सोर की है, या स्टीम बर्न की है, या फिर आपकी फ्लैम बर्न की है, तो वो आपकी टीनिया कॉर्पोरिस की इमेज होगी। टीनिया कॉर्पोरिस ये इमेज है टीनिया कॉर्पोरिस की, आप ज़रूर देखना, गूगल पे भी जाके आपको टीनिया कॉर्पोरिस की इमेज देखना है, बाद में आपको बेड सोर की भी इमेज देखना है, जो मैंने प्रीवियस सेशन में बेड सोर के बारे में इजीली तरीके से शो कराए हैं, स्टेज के अकॉर्डिंग, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ में भी मैंने आपको बेड सोर के बारे में बताया है। स्टीम बर्न ज़रूर देखना इसके बारे में भी, और आपका फ्लैम बर्न के बारे में भी ज़रूर देखना, जो आपके स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स में दे रखे हैं फ्लैम बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ए पेशेंट ऑन असेसमेंट हैज़ फाउंड टू हैव हाइपोकैलेमिया, एक पेशेंट है जो हाइपोकैलेमिया से आया है, नर्स इज असाइग्नेड टू एडमिनिस्टर द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट डन, तो हाइपोकैलेमिया में कौन सा इंटरवेंशन नहीं करेगी नर्स, इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटरिंग, ये तो करेंगे ही करेंगे। पोटेशियम IV सॉल्यूशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड ओनली इन वेल हाइड्रेटेड पेशेंट, हाइपोकैलेमिया है तो पोटेशियम देना ही तो देना है। फास्ट
इंट्रावेनस इन्फ्यूजन नहीं करना। पोटेशियम इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी थ्रू ए लार्ज हाई फ्लो वैन, ये भी करना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये नहीं करना है। फास्ट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन आपको नहीं करवाना है, ये आपको नहीं करवाना है। फास्ट इंट्रावेनस इन्फ्यूजन क्या क्या करवाना है? इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटरिंग करना है। हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम आईवी सॉल्यूशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड ओनली इन वेल हाइड्रेटेड पेशेंट। पोटेशियम इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी थ्रू ए लार्ज हाई फ्लो वैन में के द्वारा दिया जाता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ए पेशेंट हैज़ फॉलन फ्रॉम द रूफ top, spinal injury is suspected, the emergency intervention in such cases includes। तो जो थ्रस्ट आपको देखने को मिलेगा, ए पेशेंट हैज़ फॉलन फ्रॉम द रूफ, पेशेंट गिर गया है टॉप से, स्पाइनल इंजरी मतलब टॉप से रूफ तक गिर गया है, स्पाइनल इंजरी देखने को मिल रहा है। सस्पेक्टेड इमरजेंसी इंटरवेंशन इन सच केसेस इंक्लूड, मतलब इमरजेंसी इंटरवेंशन आपका कहाँ से होगा? जो थ्रस्ट है जो इमरजेंसी इंटरवेंशन के लिए दिया जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सडनली पेशेंट शोज कंप्लेंट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को दिया जा रहा है, एंड सडनली पेशेंट शोज कंप्लेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो आपकी ट्रांसफ्यूजन है उसका कंप्लेंट कर रहा है ट्रांसफ्यूजन का पेशेंट, वो क्या हो रहा है? रिएक्शन कर रही हैं। व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या करवाना है आपको? स्टॉप द इन्फ्यूजन, वो आपका इन्फ्यूजन क्या करवाना है? स्टॉप करना है, वो आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगा। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इन वन पेशेंट आइसोटोनिक फ्लूइड इज गिवन टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ। वन पेशेंट में आइसोटोनिक फ्लूइड दिया जाता है, वो किसके प्रिवेंट के लिए दिया जाता है? तो हाइपोवोलेमिया के कारण प्रिवेंट करने के लिए वन पेशेंट में आइसोटोनिक फ्लूइड को दिया जाता है। तो हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट करने के लिए वन पेशेंट में आइसोटोनिक फ्लूइड दिया जाता है, हाइपोवोलेमिया से प्रिवेंट करने के लिए, ध्यान रखना। 32 है एंडोट्रेकियल ट्यूब फार्मूला फॉर अनकव्ड चाइल्ड। देखो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती हैं जो फार्मूला के लिए दी जाती हैं, अनकव्ड जो अनकव्ड रहती हैं वो चाइल्ड के लिए दी जाती हैं। तो अनकव्ड के लिए फार्मूला क्या रहेगा आपका? एज इन ईयर्स, देखो एज रहेगी आपकी, एज अपॉन 4 रहेगी, प्लस इसमें आपको 4 ऐड करना, ये आपकी अनकव्ड ट्यूब के लिए रहेगी। और जो आपका रहेगा अनकव्ड के लिए एज अपॉन 4 + 4 ये आपकी अनकव्ड के लिए रहेगी, और कव्ड के लिए आपकी रहेगी, ये रहेगी 4th वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ईसीजी। ईसीजी के अंदर मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट करवाया जाता है, तो वो कौन सी फाइंडिंग शो करेगा? एसटी सेगमेंट चेंजेज, ये तो होता ही होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंजेज, ये भी होता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन राइट हैं। एसटी सेगमेंट चेंजेज रहेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, देखो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI, कौन सा फूड इसमें अवॉइड किया जाता है? मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जब पेशेंट को दी जा रही मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर मोई दी जा रही हैं, तो कौन सा फूड पेशेंट में अवॉइड करवाना है? तो टायरामिन कंटेनिंग फूड्स को पेशेंट में क्या करवाना है? अवॉइड करवाना। जो भी एज्ड फूड होंगे उनको भी आपको क्या करवाना है? अवॉइड करवाना। तो टायरामिन कंटेनिंग फूड ये आपके हाइपरटेंशन क्राइसिस का कारण बनता है, तो उसको क्या करवाना? अवॉइड करवाना है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स ए पेशेंट टू टेक इनहेल्ड बेक्लोमेथासोन एंड इनहेल्ड अल्ब्यूटेरोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। एज ए नर्स हाउ विल यू टीच पेशेंट टू टेक मेडिकेशंस प्रॉपरली? देखो द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स ए पेशेंट टू टेक इनहेल्ड बेक्लोमेथासोन, एक पेशेंट को इनहेल्ड के द्वारा बेक्लोमेथासोन दिया जा रहा है, इनहेल्ड अल्ब्यूटारोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए इनहेल्ड अल्ब्यूटारोल दिया जा रहा है। एज ए नर्स हाउ विल यू टीच पेशेंट टू टेक मेडिकेशंस प्रॉपरली, और एज ए नर्स आपको वो मेडिकेशंस कैसे प्रोवाइड करवानी है, उसके लिए पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करवाना है, क्या टीचिंग दोगे आप? तो अल्ब्यूटेरोल आपको क्या करवानी है? सबसे पहले लेनी है अल्ब्यूटेरोल फर्स्ट, और
5 मिनट्स लेटर विक्लामेथासोन। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले आपको अल्ब्यूटेरॉल लेनी है फर्स्ट, और 5 मिनट्स बाद में विक्लामेथासोन आपको इनहेल्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ए नर्स हैज जस्ट परफॉर्म्ड एन एनजी ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर। एक नर्स है जो जस्ट परफॉर्म किया है एनजी ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर। मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मिंग द एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। एनजी ट्यूब प्लेसमेंट के लिए मोस्ट कंफर्मेशन मेथड कौन सा होगा? एक्सरे करवाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कैलकुलेट द टोटल बैक एंड वन आर्म बर्न परसेंटेज। तो कैलकुलेट द टोटल बैक एंड वन आर्म बर्न परसेंटेज। देखो टोटल बैक, पूरी की पूरी बैक और एक आर्म आपका बर्न हुआ है, तो आपका परसेंटेज कितना होगा? 27। सभी को बताएं, ये तो परसेंटेज बर्न का आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि डियर फ्रेंड्स बर्न का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो भूलना मत, पूरा का पूरा आपको इससे पढ़ना है बर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस परफोरेशन लेप्रोटोमी सर्जरी इज कंडक्टेड। देखो ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस के दौरान लेप्रोटोमिक सर्जरी की जा रही है। सेंट्रल लाइन इज एडमिनिस्टर्ड इन दिस केस। सेंट्रल लाइन से द्वारा की जाएगी। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। यह सेंट्रल लाइन से दिया जाएगा। तो कौन सा आपका CVP मेजरमेंट करना है? कंटिन्यूस वेनस प्रेशर आपको मेजरमेंट करना है, CVP मेजरमेंट करना है आपको, सेंट्रल वेनस प्रेशर बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। ब्लैक लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ब्लैक जो लंग्स डिजीज होती हैं किसके कोज के कारण होती हैं? कोल डस्ट के कारण या कॉटन डस्ट के कारण। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोल डस्ट के कारण आपकी ब्लैक लंग डिजीज। तो ब्लैक लंग किसके कारण होती है? कोल डस्ट के कारण आपकी ब्लैक लंग डिजीज का मोस्ट कॉमन कोज है कोल डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। इस इमेज को आपको पहचानना है। नेगल्स पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, कैनिकोइड पेल्विस और एंथ्रोपोइड पेल्विस। तो वन साइड से अल्लाह ऑफ सैक्रम क्या हो रहा है आपका? एब्सेंट हो रहा है, तो वो आपका नेगल्स पेल्विस होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। विंगिंग ऑफ स्केपुला। देखो विंगिंग ऑफ स्केपुला आफ्टर मास्टेक्टोमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व। ये किसके कारण होता है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व के डैमेज के कारण ऑफ स्केपुला आफ्टर मास्टेक्टोमी में देखने को मिलता है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलर मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर को, इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन किससे आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना आएगा। इंपॉर्टेंट है, 100 to 1% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखो रेगुलर मॉनिटरिंग करना ब्लड प्रेशर का वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में वो आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द ड्रग प्रेस्क्रिप्शन इज 20 mcg. Available dose for a drug is 30 mcg per 50 ml पर 15 ml। ये आपको कैलकुलेट करना है। 10 से 10 कट गया आपका, 3 से ये कट गया 5 बार, तो आपका 10 आंसर इज़ द राइट आंसर। देखो कैसे करना है। 20 mcg हो गया, 30 mcg आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 50 ml आपका यहाँ से आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, मतलब 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया 15, 5 बार, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 10 रहेगा। तो ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कैसे हो गया आपका 20 mcg अपॉन 30 mcg, और 15 ml दे रखा है, तो mcg से mcg कट जाएगा, या फिर 15 से अपन बोल सकते हैं कि 15 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 15 से 30 कट गया 2 बार, 2 से ये 20 कट जाएगा कितनी बार? 10, और ml जो वैल्यू बची थी पीछे वो आ जाएगी आपकी 10 ml। आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना ड्रग कैलकुलेशन का है
इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एन आंगनवाड़ी वर्कर असेस द माल न्यूट्रिशन स्टेटस बाय। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो माल न्यूट्रिशन को कैसे असेस करते हैं, तो वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन को असेस किया जाता है आंगनवाड़ी के वर्कर्स के द्वारा। ध्यान रखना, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी हैं, OPV इज द हीट सेंसिटिव वैक्सीन, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, OPV। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वैक्सीन दैट कैन बी फ्रीज एंड स्टिल इट डज नॉट लॉस इट्स पोटेंसी, वैक्सीन दैट कैन बी फ्रीज एंड स्टिल इट डज नॉट लॉस इट्स पोटेंसी, पोटेंसी या पेटेंसी, एक ऐसी वैक्सीन जो फ्रीज कर सकते हैं लेकिन वो अपनी पेटेंसी को लॉस नहीं कर पा रही हैं, वो कौन सी होगी, आपकी MMR, मिजल्स, मम्स और रुबेला की वैक्सीन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच इज़ द डिसएक्टिवेटेड वॉल वेरिएशन वैक्सीन, वेरिएशन वैक्सीन होती हैं वॉल वेरिएशन वैक्सीन, वॉल वेरिएशन या कुछ भी बोल सकते हो आप, वॉल वेरिएशन या वॉल वेरिएशन वैक्सीन। तो कोवैक्सीन आपकी डिसएक्टिवेटेड के फॉर्म में आपकी आती हैं कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फॉल अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट, सारी की सारी डिजीज किसके अकॉर्डिंग आ रही हैं, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट एक के नहीं आ रही है, तो प्लेग आपकी नहीं होगी, जो फाइलेरिया होगी, चिकनगुनिया होगी, डेंगू होगी, ये थर्ड आपकी किस में इंक्लूड की जाएगी, आपकी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ये आप बोल सकते हैं कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था वो कौन कौन सी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए चलाया गया था, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुट हो सकता है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कौन सा मेथड यूज में नहीं लिया जाता है, तो वेरीफाई विद पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन, ये तो लिया जाता है, एलर्जी चेक की जाती हैं, मेडिकेशन चेक की जाती हैं, काउंसलिंग नहीं की जाती हैं डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखना, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट आपकी इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार आपको देना है इस टॉपिक पे। ध्यान रखना, काउंसलिंग इसमें नहीं की जाती। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स 50 यूज नीडल्स आर डिस्कार्डेड इन, जो यूज नीडल्स होती हैं वो किस में डिस्कार्ड की जाती हैं, तो वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में यूज जो नीडल्स होती हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। इम्पोर्टेंट है क्या, BMW इम्पोर्टेंट है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वो भी इम्पोर्टेंट है, मैंने प्रीवियस सेशन में करा रखे हैं सारे के सारे को, वो भी आपको इमेज के द्वारा मैंने करवाए हैं, 100 to 1% आपके इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 51 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक पूरे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा कि आपको इन टुकड़ों में वीडियो को देखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो एक बार शेयर ज़रूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।